एवरीबॉडी और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसको हम लोग 2 पार्ट्स में देखेंगे और वो क्यों, उसकी रीजन बताएंगे बाद में मौजम। लेकिन हमें ये वीडियो किसने सजेस्ट की है मैं पहले ये बताती चलूं तो सबसे पहले हैं जी मोहित हैं, प्रियंका हैं, गौरव हैं और होकाइडू हैं। उनके नाम ईमेल जो है ना वो क्वेश्चन मार्क से बस आई हुई है, तो नाम नहीं उन्होंने लिखा है। एनीवे कौन सी वीडियो सजेस्ट की है वो बताएंगे मौजम। टाइटल है अनबिलीवेबल इंडियन एंशिएंट स्टोरीज हिस्ट्री स्पेशल फीचर्स अभिजीत चावड़ा दी रणवीर शो एपिसोड 66। और हम ये 2 पार्ट्स में इस वजह से देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी तो हमने सोचा इसे हाफ करके देखते हैं। बिल्कुल। और अभिजीत चावड़ा जी की अगर हम बात करें तो पहले भी हम लोगों ने रणवीर शो पर इनकी वीडियोस देखी हैं, बहुत मजा आया था हिस्ट्री के बारे में जानने का। और आज देखेंगे कौन सी स्टोरीज हैं, आपके साथ बैठकर जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों अभिजीत चावड़ा लौट चुके हैं, आ चुके हैं फिर से द रणवीर शो हिंदी पर। इनके साथ एक बहुत ही बढ़िया पार्ट 1 किया था, शॉकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो हिस्ट्री हमें स्कूल में सिखाई जाती है वो कंप्लीट हिस्ट्री नहीं है, वो हल्की सी मैनिपुलेटेड हिस्ट्री है। जब ब्रिटिश ने इंडिया को कॉन्कर किया था, हमारी टेक्स्ट बुक्स में हमें जो सिखाया जाता है थोड़ा सा बदल दिया था, थोड़ा सा नहीं शायद बहुत कुछ बदल दिया था। और जो हमारी असली हिस्ट्री है हमसे छिपाई जाती है। तो इसी टॉपिक को लेकर, लॉस्ट शॉकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लेकर हम लौट चुके हैं पार्ट 2 के साथ। एंजॉय अभिजीत चावड़ा सर ऑन द रणवीर शो हिंदी। अभिजीत चावड़ा सर नमस्ते, द रणवीर शो हिंदी में फिर से आपका स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हमारा जो शॉकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया एपिसोड किया था वो शायद हमारा सबसे आइकॉनिक हिंदी एपिसोड बन चुका है। आज भी कमेंट्स आते रहते हैं, सीक्वल एपिसोड्स के रिक्वेस्ट आते रहते हैं, यही है वही सीक्वल एपिसोड। फर्स्टली सर कांग्रेचुलेशंस ऑन योर ओन पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड फाड़ू पॉडकास्ट है। आई ऑल्सो कंज्यूम इट अ लॉट, उससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा। हर दिन आप एक एपिसोड रिलीज करते हो? हफ्ते में 5 बार कर रहा था, अभी 3 बार कर रहा हूँ। ओके, क्रेजी। आप एस्ट्रोफिजिसिस्ट हो, आप जियो पॉलिटिक्स के अफिशिएनाडो हो, बट इन माई हार्ट मेरे लिए आप हमेशा एक हिस्टोरियन रहोगे। आई लव योर एस्ट्रोफिजिक्स साइड। पर जितनी हिस्ट्री आपको पता है इंडिया के बारे में, आई हैव नॉट मेट टू मेनी पीपल हु नो दैट। पिछले एपिसोड में हमने टॉप 10 क्विक पीसेस ऑफ हिस्ट्री किए, ये मोर टॉप 10 है। आई वुड लाइक यू टू हाईलाइट सम कूल पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री दैट आर लॉस्ट, जो हिस्ट्री हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती सर। फिर से 10 पॉइंट्स। पहले आई थिंक हम शुरुआत कर सकते हैं आइस एज के साथ। पहले तो सर ये समझा दो कि आइस एज होता क्या है, कूलिंग और वार्मिंग फेजेस क्या होते हैं अर्थ के लाइफ स्पैन में, और वहाँ इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है। तो कूलिंग और वार्मिंग अर्थ की हिस्ट्री में होती रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग, क्लाइमेट चेंज ये हमेशा रहा ही है, चालू ही रहता ही है, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट हमेशा चेंज करता है। तो कुछ ऐसे फेजेस आए अर्थ के हिस्ट्री में जब अर्थ पूरी ठंडी हो गई, पोल्स ठंडे हो गए, आइस हो गया हर जगह पे, सिर्फ इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स में पानी रहा, बाकी हर जगह सब फ्रीज हो गया। और कुछ टाइम ऐसे आए जब एंटार्क्टिका में भी पानी था। सो ऐसा होता रहता है। तो अभी इंडिया में क्या होता है कि इंडिया इक्वेटर के पास है, ट्रॉपिकल जोन में है। तो इंडिया का क्लाइमेट हमेशा इवन ड्यूरिंग द आइस एज काफ़ी प्लेजेंट रहा है एंड कंड्यूसिव टू ह्यूमन सेटलमेंट। तो इंडिया में जो हिस्ट्री है ह्यूमैनिटी की, वो एटलीस्ट 60-70,000 ईयर्स पुरानी है। जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ था वो सबसे पहले अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट से, जिबूती से लेकर अरेबियन डेजर्ट में आया। उस टाइम पे अरेबियन डेजर्ट नहीं था, ग्रीन था। और वहां से वो ईस्टवर्ड गए और इंडिया में सेटल हुए। तो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन वाले जो पहले ह्यूमंस थे आउट ऑफ अफ्रीका वाले, वो सबसे पहले इंडिया में अपना उन्होंने घर बनाया और फिर इंडिया से दुनिया भर में स्प्रेड हुए। इसका जेनेटिक फुटप्रिंट हमें मिला है, क्योंकि जो सबसे एंसेस्ट्रल हैप्लो ग्रुप है, जो लीनिएज है, वंश है, वो इंडियन है, मेल भी
और फीमेल भी। और इसके डिसेंडेंट जो वंश है वो हर दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं। मतलब एक जीन है जो दुनिया भर के लोगों में पाई जाती है, बट एक सिग्नेचर है, जेनेटिक सिग्नेचर। ओके, एक जेनेटिक सिग्नेचर है। एंड अगर आप उसे ट्रेस बैक करोगे तो ये पता चलता है कि एंशिएंटली वो इंडिया से बिलोंग करता था। यस, जो मेल सिग्नेचर वो अबाउट 55,000 ईयर्स पुराना है, जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। और जो फीमेल है वो 65,000 ईयर्स पुराना है, वो भी इंडियन ओरिजिन है। ओके, सो पूरी दुनिया का मोर देन 90% ह्यूमन बीइंग्स और नॉन अफ्रीकन्स वो इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन यू हैव टू गो बैक 50-60,000 ईयर्स बिफोर टुडे। सर तो बेसिकली मतलब एक जमाने में आइस एज हुआ करता था। मोस्टली जो यूरोप का पार्ट था, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, वहां सा मोस्टली आइस थी, जैसे आइस एज मूवी में दिखाया गया। हाँ। तो जितने भी ह्यूमंस थे वो इक्वेटर के आसपास थे, और अफ्रीका से एक यूनिट निकला ह्यूमंस का, पर्शिया में सेटल हुआ, इंडिया में सेटल हुआ। इंडिया में बहुत देर तक रहे शायद, और जब आइस एज कम होने लगा, जब वो आइस मेल्ट होने लगी, तो फिर इंडिया से और दूसरी जगह जाने लगे। आई थिंक क्या हुआ था कि जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ था वो अबाउट 70-75,000 ईयर्स आज से पहले हुआ था। उस टाइम पर शायद आइस एज नहीं था। जो पिछला जो आइस एज था वो अबाउट 20-25,000 ईयर्स पहले का था। ओके, वो द मेन आइस एज बिफोर टुडे। ओके, और उस समय ह्यूमन बींग्स नॉर्थ अमेरिका में पहुंचे वाया लैंड रूट, ओके, द बेरिंग स्ट्रेट, जो उस टाइम पे फ्रोजन था, तो दे कुड क्रॉस बाय फुट। और फिर एक दूसरा छोटा आइस एज है अबाउट 12-13 हजार साल पहले, जब ये यंगर ड्राइस इवेंट हुआ, ग्रीनलैंड में एक कॉमेट या मीटियोर का क्रैश हुआ था, और उस टाइम पे वापस थोड़ा एक आध 2,000 साल फिर से आइस एज आ गया। तो ये दो रिसेंट इवेंट्स हैं, बट ह्यूमन माइग्रेशन इससे डेफिनेटली इन्फ्लुएंस हुआ है, लेकिन इंडिया में उसका इफेक्ट कम हुआ था। बट बेसिकली मतलब मेन पॉइंट ये है कि इंडिया में बहुत लोग थे और वहां से हर जगह चले गए, हर डायरेक्शन में गए। यस, ये एग्जैक्टली इंडिया से रिलेटेड नहीं है, बट अलग अलग रेसेस अलग अलग दिखते क्यों है? इट्स बिकॉज ऑफ वेदर, कि एक यूरोपियन एक तरह का दिखता है, अफ्रीकन एक तरह का दिखता है, फिर चाइनीज एक तरह के दिखते हैं। ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता है एवरी डे, और अगर ज्यादा सनलाइट हमने ऑब्जर्व कर लिया तो हमें कैंसर हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो हमारा स्किन उसके लिए थोड़ा सा डार्क होता है। अगर आप अफ्रीका में रहते हो इक्वेटर के पास, तो वहां बहुत इंटेंस सनलाइट आता है, तो उसके लिए स्किन को और मेलानिन प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो इसके लिए और वहां पे स्किन और डार्क है। अगर आप नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में रहेंगे, जैसे कि नॉर्दर्न यूरोप एक्सेट्रा, वहां पे बहुत कम सनलाइट मिलती है, और सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, तो उसके लिए स्किन को लाइट करना पड़ेगा। तो दिस हैपेंस ओवर लाइक 10-15 जनरेशंस, अपने आप बॉडी अडाप्ट हो जाता है। ओके, तो इसके लिए अगर आप मंगोलिया में रहेंगे, वहाँ पे हर जगह आइस है, स्नो है, और स्नो ब्लाइंडनेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे। सो दैट्स व्हाई द आईज नीड टू बी स्मॉलर। आइज कम खुली रहनी पड़ती है, तो इसके लिए धीरे धीरे उनकी आंखें छोटी हो गई। गॉट इट। तो ये बहुत सुपरफिशियल फीचर्स है, अंदर हम सब एक ही है एक्चुअली। तो सर आई थिंक ये बात हो गई ओरिजिनल वो इंडियन जेनेटिक सिग्नेचर के बारे में, बट एक और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि इंडिया से जो माइग्रेशंस हुई, पहले तो एक बड़ी माइग्रेशन हुई थी टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, और ये भी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में कम बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन रहता है, रिकी पॉन्टिंग के एंसेस्टर्स, ग्लेन मगरा के एंसेस्टर्स, जो एक्चुअली ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिश ने वहाँ आई बिलीव जेल ओपन एयर जेल बना दिया था ऑस्ट्रेलिया को। ओके, मतलब जो उनके जो कन्विक्ट्स थे, कन्विक्ट्स, हाँ, उनको देश से निकाला और ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया कि आप वहां पे जाके रहो, आप कभी वापस नहीं आओगे। पर उसके साथ साथ वहाँ कौन रहते थे? ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनीज, जो ओरिजिनली ऑस्ट्रेलियन ट्राइबल लोग थे। हाँ, तो अगर उनका भी जेनेटिक स्कैन अगर आप करोगे, आपको वही वो R1A1A। तो ऑस्ट्रेलिया के जो अबोरिजिन्स है वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑस्ट्रेलिया के, वो कम से कम 50-60 हजार साल से वहां पे रह रहे हैं। वाओ। अभी उनका अगर हम डीएनए और जेनेटिक प्रोफाइल को स्टडी करते हैं तो क्या मिला है हमें आज रिसेंटली कि अराउंड 4,500 ईयर्स बिफोर टुडे उनका जेनेटिक प्रोफाइल चेंज हुआ, उसमें इंडियन जेनेटिक्स का एंट्री हुआ। तो आज आप अगर किसी भी एवरेज ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल पर्सन को देखेंगे, उसका डीएनए टेस्ट करेंगे, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 12% डीएनए इंडियन ओरिजिन है, नॉट नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, जस्ट इंडियन। तो अराउंड 4,500 साल पहले क्या हुआ कि इंडियन लोग इंडिया से निकले
और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए शिप्स पे शायद। मोस्ट लाइकली शिप्स पे, क्योंकि लैंड रूट बहुत लंबा है। इट इज मच इजियर टू ट्रैवल बाय शिप, और इंडिया में नेवल कैपेबिलिटी हमेशा से थी, क्योंकि ऋग्वेद में भी बड़े बड़े शिप्स की बात की गई है जिसके 100 ओवर्स थे। सो इंडियंस मोस्ट लाइकली सी रूट से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, और वहां पर वो वहां घुल मिल गए, और उनका आज भी जेनेटिक सिग्नेचर वहां के लोगों में मिलता है। सो ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल पीपल में इंडियन डीएनए है अबाउट 12%। और उसी टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में एक नया प्राणी आया, द वाइल्ड डिंगो, जो ऑस्ट्रेलियन कुत्ता है, वाइल्ड कुत्ता, जो इंडियन कुत्ते जैसा ही दिखता है, वही ब्राउन कलर का, मीडियम साइज्ड, इंटेलिजेंट, वही है। वो भी उसी टाइम पे आया ऑस्ट्रेलिया में, उसके पहले कभी था नहीं। और उसी टाइम पर अगर आप आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का, तो वहां पर नए टूल्स आ गए उसी टाइम पर। सो ये सब नया टेक्नोलॉजी, नया कुत्ता, नया डीएनए सब इंडिया से आया है अबाउट 4,500 years ago। क्या सोच के इंडिया से निकले होंगे लोग? उस टाइम पर इंडिया में सो कॉल्ड हड़प्पन फेज चल रहा था, और उसी टाइम के आसपास इंडियन जेनेटिक्स वेस्ट में भी मिलते हैं, सीरिया में, मितानी किंगडम एटसेट्रा। तो मुझे लग रहा है कि उस टाइम पर इंडियंस हर जगह घूमने बाहर निकले थे इंडिया से, अलग अलग डायरेक्शंस में। एक तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, एक पूरे वेस्ट में पहुंच गए, सीरिया और एनाटोलिया, टर्की में। शायद कोई किंगडम ने भेजा होगा, शायद किसी किंगडम ने भेजा होगा, या फिर शायद इतने रिच हो गए थे इंडियंस के कहीं कहीं और जाते हैं, कुछ नया दिखते हैं। और इसका कारण क्या है हम आज नहीं जान सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली उस टाइम पे इंडिया के बाहर बहुत सारे आउटवर्ड माइग्रेशंस हुए थे, क्लियरली। मैंने सुना है कि वो जो आइस एज की बात कर रही थी हमने अभी, आई डोंट नो वेदर ऋग्वेद है या कोई और एंशिएंट किताब है, उसमें बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन दी गई है, अफ्रीका में ये था, साउथ अमेरिका में ये है। तो द क्वेश्चन इज ऑलवेज इन माई हेड कि उनको कैसे पता था कि साउथ अमेरिका में क्या है? साउथ अमेरिका इतना दूर है, पर ये कैसे पता कि वहाँ एक अमेजोन नाम का एक फॉरेस्ट है, वहाँ ऐसा टाइप का एक सिविलाइजेशन है? द ओनली आंसर आई हैव इज कि उन्होंने शायद शिप्स डिवेलप किए होंगे, एंड दे फिगर्ड आउट हाउ टू ट्रैवल बाय शिप। शायद इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रैवल भी हुआ रहेगा तभी। हमारे पास एविडेंस तो है कि इंडियन लोग कहाँ कहाँ नहीं पहुंच गए थे। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट में अगर आप देखेंगे तो वहां पर 4,000 साल पहले इंडियन कैटल थे, जीबू कैटल, जो इंडियन ओरिजिन कैटल है, वो कहीं और से नहीं निकले हैं, इंडिया से ही निकले हैं। अगर आप मेडिटेरेनियन रीजन में देखेंगे, वहां पर एक आइलैंड है, शायद संतोरिनी है उसका नाम, वहां पर लंगूर के पेंटिंग्स है। अब लंगूर सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, और ये 5,000 साल पुराना सिविलाइजेशन है। तो वहां पर इंडिया से लंगूर पहुंच गए थे। तो इंडियंस बहुत हजार साल से ट्रैवल कर रहे हैं, सी वॉयेजेस, लैंड वॉयेजेस, मोस्टली सी वॉयेजेस, क्योंकि इंडिया का नेवल कैपेबिलिटी बहुत था उस टाइम पे, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस था उस तरह में। सो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल कि वो साउथ अमेरिका भी पहुंचे होंगे, नॉर्थ अमेरिका भी पहुंचे होंगे। आज हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन एविडेंस नहीं मिला है इसका मतलब नहीं कि ये नहीं हुआ है, सो पॉसिबिलिटी है। और पिछले पॉडकास्ट में हमने एविडेंस की बात करी थी कि एविडेंस शायद जलाया गया है, एविडेंस शायद डिस्ट्रॉय किया गया है बाय इन्वेजन्स। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है ऑफ लॉस्ट हिस्ट्री। यस सर, तीसरा पॉइंट, मे बी वी शुड हाईलाइट द फैक्ट कि जो हिस्ट्री हमें सिखाई गई है वो गलत हिस्ट्री है। हमें बोला गया है कि हमारे सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी हड़प्पा के साथ, हड़प्पा मोहनजोदारो के साथ 2,500 years बैक, पर अभी हमें नई हिस्ट्री मिल रही है। और जो हिस्ट्री भारतीय बच्चों को सिखाई जाती है कि नहीं हड़प्पा मोहनजोदारो से स्टार्ट हुआ था, वो कैंसिल करना चाहिए हमें कि यार ये नहीं हुआ था। और अभी आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी मिला है कि यार ये सब हुआ। आपके ही पॉडकास्ट में मैंने एक बात सुनी थी कि अगर आप वाराणसी की हिस्ट्री को स्कैन करोगे, बनारस की हिस्ट्री को स्कैन करोगे, तब आपको ये पता चलेगा कि बनारस और मोहनजोदारो का एज रफली सेम ही है। जब मोहनजोदारो था तभी बनारस भी उतना ही ज्यादा डेवलप्ड था। तो वुड यू लाइक टू हाईलाइट दैट एज द थर्ड पॉइंट? बनारस में आर्कियोलॉजिकल थोड़ा बहुत काम हुआ है, और उससे मालूम पड़ा है कि कम से कम 5,000-6,000 साल पुराना है ये सिटी। और अगर आप और ढूंढेंगे तो और भी मिलेगा। नॉट ओनली वाराणसी, बहुत सारे ऐसी जगह है जो बहुत पुरानी है। अभी बंगाल के आसपास ईस्टर्न एरिया में चंद्रकेतुगढ़ नाम का एक ये रीजन है, वहां पर कितना कुछ मिला है। पाटलिपुत्र कितना पुराना है, पटना, वहां पर कितना कुछ आर्कियोलॉजिकल रूइंस है जिसको किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, कुछ काम नहीं हो रहा है। लद्दाख में कुछ 11-12 हजार साल पुराना सेटलमेंट मिला है। हरियाणा में कुछ 9,000 साढ़े 9,000 साल पुराना, ऑलमोस्ट 10,000 साल पुराना ये हड़प्पन साइट मिला है, भिराना। और हम जानते हैं कि जो हड़प्पन ईरा का जो हमारा फेज था, उसके कम से कम 99% आर्कियोलॉजिकल साइट्स, हजारों हैं,
उसको किसी ने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया है, रिसर्च नहीं किया है। तो ये हम जब शुरू करेंगे तो और पुराना हिस्ट्री निकलने वाला है। तो अब हमारा हिस्ट्री कम से कम 10, 15, 20 साल पुराना है, लेकिन हमने कुछ खोजा नहीं है, कुछ रिसर्च नहीं किया। इसके लिए हम सोच रहे हैं कि सिर्फ 4-5 हज़ार साल पुराना इंडियन हिस्ट्री है। अभी अगर आप टेक्स्ट बुक्स को देखेंगे तो उसमें किसी भी टेक्स्ट बुक में इंडियन हिस्ट्री सिर्फ गौतम बुद्ध और मौर्यन ईरा से शुरू होता है, विच इज 2,500 years बिफोर टुडे। तो ये सब क्या था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो कालीबंगान है, बिराना है, राखीगढ़ी है, ये कितने हजारों साल पुराने सिटीज हैं, वेल लेड आउट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। उनका जो ग्रिड सिस्टम था सिटी प्लानिंग का, वो आज के इंडियन सिटी से बेटर था। उनका जो ड्रेनेज सिस्टम्स थे वो आज के इंडियन सिटी से बेटर थे। इतना एडवांस्ड, फुल्ली अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन था, बिगर देन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया पुट टुगेदर। इतना वास्ट था। और हमने सिर्फ वेस्टर्न एरिया में देखा है, सप्त सिंधु रीजन में, लेकिन पूरा इंडिया इंटरकनेक्टेड था। अगर हम ढूंढेंगे नहीं तो ये मिलेगा नहीं। तो पूरा हिस्ट्री बहुत ही डीप है हमारा। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी आर्कियोलॉजी को फंड नहीं किया ज्यादा अभी तक। अगर फंड करेंगे तो ये सब चीजें मिल जाएंगी, बट द क्वेश्चन इज कि फंड क्यों नहीं किया है। अजीब बात है कि फंड नहीं किया है। अगर आप इजिप्ट में देखेंगे तो इजिप्शियन आर्कियोलॉजी टूरिज्म का बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है। बहुत हजारों लाखों टूरिस्ट को खींचता है, क्योंकि वहां पे इतना इंटरेस्टिंग आर्कियोलॉजी है और उसको अच्छे से प्रेजेंट किया है, उसको वेल मेंटेन किया है। अगर इंडिया में इतने पुराने और इतने मोन्यूमेंटल आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, तो अगर उनको हम एक्सकवेट करेंगे और ठीक से प्रिजर्व करेंगे और शोकेस करेंगे तो लाखों टूरिस्ट आएंगे इंडिया में भी, क्योंकि ये इजिप्ट से काफी बड़ा है, इजिप्ट से काफी पुराना है, किसी भी जगह से पुराना है और सबसे एडवांस्ड है। तो ये मुझे समझता नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है। करना चाहिए। टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। टूरिज्म सबसे, पैसे की बात करता तो टूरिज्म से पैसा आएगा, है ना। आई फील कि ये होगा अगले 25-50 सालों में, होपफुली। आई होप सो, थ्रू दिस पॉडकास्ट मे बी। अगर कोई पॉलिटिशियन ये देख रहा है तो प्लीज टारगेट दैट। सर, चौथा पॉइंट, आई फील कि हमें सेल्टिक्स, केल्टिक्स, सीरियंस, ईस्टर्न यूरोपियंस, इन सब लोगों की भी बातें करनी चाहिए। पिछले पॉडकास्ट में हमने रोमानी लोगों की बातें करी, पर रोमानी फिर भी एक रीसेंट फिनोमिनन है, और मैंने उस एपिसोड के बाद जाना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी एक रोमानी है, तो उनके अंदर भी शायद गुजराती खून है, सिंधी खून है। बट लेट्स टॉक एक्चुअली अबाउट यूरोपियंस, जो असली यूरोपियंस है, जो वाइट स्किन्ड यूरोपियंस है। यहाँ तक स्कॉटलैंड और आयरलैंड में जहाँ केल्टिक कल्चर है, वहाँ तक भी इंडियन कल्चर पाया जाता है। तो ये समझा दो सर ऑडियंस को। ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अभी अगर आज हम यूरोप को देखेंगे तो अनटिल रिसेंटली यूरोप एक क्रिश्चियन कॉन्टिनेंट था, लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है। क्रिश्चियनिटी 1-1.5 हज़ार साल पहले यूरोप के ऊपर इम्पोज की गई बाय फोर्स। उसकी हिस्ट्री अलग है, उसके अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन यूरोप की प्री क्रिश्चियन हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो यूरोप का जो प्री क्रिश्चियन कल्चर था वो हर जगह अलग अलग था। जैसे कि आज इंडिया में हिंदुइज्म अलग अलग तरीके से मनाया जाता है विद इन इंडिया, और ये जो पूरा कल्चर था यूरोप का, वेदर इट इज आयरलैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ग्रीस, रोम या फिर इंडिया, ये पूरा एक सिंगल कल्चरल कंटिन्यूम था, एक ही कल्चर था जिसके अलग अलग लोकल मैनिफेस्टेशंस थे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इंडिया में वैदिक समय में सबसे महान भगवान कौन थे? इंद्र थे। अभी इंद्र के 2 महान मेन हथियार है, एक तो है वज्र जिसका बोलते हैं थंडरबोल्ट, और दूसरा भी वज्र है जो है हैमर। अभी ये जो देवता है इंद्र, उसका ट्रांसलेशन हुआ ग्रीस में ज़्यूस, जो भी थंडर गॉड है और हैमर गॉड है। रोम में ज़्यूस बिकेम जुपिटर, थंडर गॉड, हैमर गॉड। थॉर इज अ थंडर गॉड, हैमर गॉड। अभी इंडियन मिथोलॉजी में जो इंद्र है, उसने एक महान राक्षस सांप को हराया था जिसका नाम था वृत्र, क्योंकि वृत्र ने पूरे समुद्र को कब्जे में कर लिया था और पूरी दुनिया सूखी पड़ रही थी। तो इंद्र ने इस महान सी मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय किया। थॉर ने भी वही किया, जुपिटर ने भी वही किया, और ये ज़ूस ने भी वही किया। लेकिन सबसे पुराना भगवान कौन है? इंद्र है। तो यहाँ से ये पूरा रूट है
इस कल्चर का। ये एक हिस्सा हो गया। सो सेम कल्चर एवरीवेयर, लेकिन उसके बहुत अलग अलग लोकल मैनिफेस्टेशंस है। अभी एक दूसरी इंटरेस्टिंग कहानी है आयरलैंड की। तो आयरलैंड में एक जो फाउंडेशनल मिथ है कि आयरलैंड के जो का फाउंडेशन कैसे हुआ था, तो ये मिथ क्या है कि एक मदर गॉडेस थी जिसका नाम था दानू। शी वॉज द फाउंडर ऑफ द मिथोलॉजिकल आयरिश पीपल, जो कहीं और से आए थे, और उन्होंने आयरलैंड में अपनी सेटलमेंट किया। सो दानू इज द रिवर गॉडेस, शी इज द प्री क्रिश्चियन मदर गॉडेस ऑफ आयरलैंड। अभी ऋग्वेद में भी एक दानू है, जो ऋग्वेद वाली दानू है वो भी एक रिवर गॉडेस है। और यूरोप में बहुत सारी नदियां हैं, डैन्यूब, डॉन, नाइपर, नाइस्टर, दुनियावेक, बहुत सारी नदियां हैं जिसका नाम का रूट वर्ड है दानू। और जो पुरानी स्किथियन भाषा थी, शक लोग थे, उनकी भाषा में भी पानी का नाम था दानू। सो दिस शोज के ग्रेजुअली वेस्टवर्ड माइग्रेशन हुआ कुछ पुराने इंडियन लोग का, जो दानू के पुजारी थे, जिनको बोलते हैं आज दानव। ये लोग वेस्टवर्ड जाते रहे, हर नदी जो उनको मिली उसको दानू का नाम दिया, और इवेंचुअली दे एंडेड अप इन आयरलैंड। और आयरलैंड के भी फाउंडेशनल मदर गॉडेस, रिवर गॉडेस दानू है। और आयरलैंड में भी इंडियन जेनेटिक्स है। ओह ओके। R1A1A। और शायद स्कॉटलैंड में भी। हाँ, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, सारे केल्टिक लोग एक ही है, एक ही एथनिसिटी के लोग हैं। तो आयरलैंड में भी है, स्कॉटलैंड में भी है, फ्रांस में भी है, स्पेन में भी है। आई फील कि ये ईस्टर्न यूरोप, आयरलैंड में कल्चरल पैरेलल्स भी है। मतलब जिस तरह से वो भी फैमिली ओरिएंटेड कल्चर होता है, बहुत सारे कल्चरल पैरेलल्स है एज कम्पेयर टू इंडियन कल्चर। बहुत सारे। अब अगर आप स्लाविक वर्ल्ड देखेंगे, रशियन वर्ल्ड, रशियन कंट्री, अगर लिथुआनिया देखेंगे, लिथुआनिया में आज भी अश्विन्स को एक ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है। ऋग्वेद में 2 भगवान थे, अश्विन्स, ट्विंस, जो नकुल और सहदेव के पिता थे, ऐसा कुछ था। यस, जो हॉर्स ट्विंस थे। तो आज भी लिथुआनिया में घरों के ऊपर 2 हॉर्स ट्विंस का एक एफिजी बनाया जाता है, उसको वो लोग अश्विन ही बोलते हैं। तो ये बहुत पुराना कल्चर है जो यहाँ से निकला है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी इतना पुराना एविडेंस नहीं है इस कल्चर का एक्सेप्ट फॉर इंडिया। तो ये हर जगह फैला हुआ था कल्चर, एक ही कल्चर था, उसके बहुत छोटे छोटे लोकल मैनिफेस्टेशंस थे, सारे भगवानों के अलग अलग नाम थे, लेकिन ट्रेडिशंस वही थे, स्टोरीज वही थी। तो ये यूरोप की हिस्ट्री है, पुरानी हिस्ट्री। आई फील कि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को स्टडी करोगे तो आपको 3 शायद सिग्निफिकेंटली डिफरेंट कल्चर्स मिलेंगे। एक ये है जो हम कह रहे हैं इंडिया का, इंडो यूरोपियन कल्चर, इंडो यूरोपियन। दूसरा शायद अफ्रीकन है जो इजिप्ट से स्प्रेड हुआ, और तीसरा पूरे अमेरिकाज में शामनिज्म, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जो नेटिव अमेरिकन है उनका भी एक कल्चरल पैरेलल है। तो 3 लैंड मासेस है, ये 3 कल्चर स्प्रेड हुए, आई थिंक मे बी। या मेक सेंस, यस। तो चलो अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके फ्रॉम एंशिएंट कल्चर, आई थिंक हमारे पिछले पॉडकास्ट के नीचे एक कमेंट आया था अहोम डायनेस्टी के बारे में। ये एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की डायनेस्टी है, और नॉर्थ ईस्ट की बातें करते हैं सर, वो इंडिया का बहुत ही सुंदर हिस्सा है, अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा है आई फील, बट हिस्टोरिकली भी अनएक्सप्लोर्ड है। तो सर अहोम डायनेस्टी के बारे में कुछ बता दो, और इवन इफ यू वांट टू टेक द 6th पॉइंट अबाउट नॉर्थ ईस्ट, गो फॉर इट। ये 5th पॉइंट है। ओके, सो अहोम डायनेस्टी बहुत सिग्निफिकेंट डायनेस्टी है नॉर्थ ईस्ट में। असमीज डायनेस्टी, असम का नाम ही अहोम से आता है। ओके। तो ये जो अहोम लोग जो थे वो एक्चुअली एक ताई एथनिसिटी ग्रुप है, चाहे ताई एथनिक ग्रुप है, ताई/दाई। तो थाईलैंड का नाम है ना, ये ताई एथनिसिटी से निकला है। ओके। और यूनान प्रोविंस जो है आज चाइना में, वो भी ताई लोग है। ओके। वो एक्चुअली चाइनीज नहीं है, दे आर एथनिकली ताई। तो ये अहोम के जो एंसेस्टर्स थे ये भी ताई थे। वो ईस्ट से आए, ब्रह्मपुत्र वैली में यहाँ पर सेटल डाउन हुए, और उन्होंने लोकल कल्चर को अडॉप्ट किया, और अच्छा खासा एक बहुत स्टेबल एक साम्राज्य बनाया, अहोम डायनेस्टी। तो इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि पहले तो 5-6 सेंचुरी इन्होंने राज किया इस जगह पे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बहुत ब्यूटीफुल कल्चरल बहुत सारा कल्चरल फ्लावरिंग हुआ वहाँ पे, बहुत डिस्टिंक्टिव कल्चर उन्होंने बनाया वहाँ पे, अ मिक्स ऑफ ताई कल्चर एंड इंडियन कल्चर विच इज़ डिस्टिंक्टिवली असमीज। और उन्होंने
दूसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या किया कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मुगलों से बचाया। ये जो मुगल थे टर्क्स, उन्होंने बार बार इन्वेड किया नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, बेसिकली ब्रह्मपुत्र रीजन, आसाम जो आज गुवाहाटी है एट्सेट्रा। औरंगजेब के टाइम पे, उसके पहले भी ये अहोम डायनेस्टी ने बार उसको हराया उन लोगों को, और कभी भी मुगलों को, टर्क्स को नॉर्थ ईस्ट में आने नहीं दिया, उनको आने से रोका। तो एक बहुत महान उनके सेनापति थे लक्षित बोरफुकन, उन्होंने एक बहुत बड़ी नेवल बैटल की ब्रह्मपुत्र के ऊपर, और ये मुगल नेवल फ्लीट को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया वहां पे। तो ये उनका एक बहुत बड़ा हाईलाइट है अहोम डायनेस्टी का। सो दे आर द सेवियर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द टर्क्स। तो दैट्स समथिंग अबाउट द अहोम्स। सर आई फील कि मतलब जैसे हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में नहीं सिखाया जाता है इंडियन हिस्ट्री में, नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री के बारे में भी नहीं सिखाया जाता। तो नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री एग्जैक्टली क्या है? नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एज यू सेड मार्जिनलाइज्ड जगह है। सो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो इट इज काइंड ऑफ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, काइंड ऑफ इट्स लाइक इंडियाज फुटप्रिंट इनटू साउथ ईस्ट एशिया। और वहां पे जो एथनिक ग्रुप्स है नॉर्थ ईस्ट में, वो भी काफी साउथ ईस्ट एशियन से क्लोज है, राइट। सो वहां पे आज अलग अलग स्टेट्स है, मणिपुर है, आसाम है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एटसेट्रा। तो जो सिग्निफिकेंट हिस्ट्रीज है वो आसाम की है और मणिपुर की है। तो मणिपुर का बेसिकली पूरा अलग ही 2-2.5-3 हजार साल पुरानी हिस्ट्री है। उनका जो रिकॉर्ड्स है किंग्स के, दे गो बैक अबाउट 3,500 ईयर्स। वाओ। और काफी स्टेबल किंगडम था उनका, स्टेबल एम्पायर टाइप का था। एक टाइम पे मणिपुर के किंग ने यूनान प्रोविंस को भी कैप्चर किया था, चाइना का। और उनके बहुत सारे बर्मा से वॉर्स हुए थे, कभी बर्मा जीतता था, कभी मणिपुर जीतता था एटसेट्रा। एंड आसाम लाइक आई सेड, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को बचाया मुगल से। तो मणिपुर का इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, आसाम का इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। त्रिपुरा बेसिकली उनका भी आजकल इट इज मोर बंगाली त्रिपुरा, लेकिन पहले वहां पर त्रिपुरी किंगडम था, तो उनका भी अलग से हिस्ट्री है। ये सब बहुत कम सिखाया जाता है। आई थिंक उधर लोकली भी उसकी ये हिस्ट्री के बारे में ज्यादा वो एक्सपोजिशन नहीं है टेक्स्ट बुक्स में। सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू पे मोर अटेंशन टू नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है। एथनिक ग्रुप्स बहुत अलग अलग है। नागालैंड है फॉर एग्जाम्पल, जो जिसका भी बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। उनका कल्चर पूरा बदल गया है पिछले 100 साल में, सब क्रिश्चियन हो गए हैं। पहले उनके अलग इंडिजिनस कल्चर था जो अभी अनफॉर्चुनेटली वाइप आउट हुआ है। सो काफ़ी ट्यूमल्टिवस हिस्ट्री है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी उनका प्रेजेंस था। फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ कोहिमा, बैटल ऑफ इम्फाल, जहां पर जापानीज एडवांस फाइनली रोका गया और पीछे धकेला गया। दिस इज द 1940s। तो बहुत ही इंटेंस बैटल्स हुए थे बिटवीन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड द जापानीज एंड द INA, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस। तो ये सब पिवोटल बैटल्स थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के। द बैटल ऑफ द रेड हिल, जिसके बारे में कोई जानता नहीं है आज, बहुत ब्लडी बैटल था जहां पर जापान को हार मिली थी। तो काफी डीप हिस्ट्री है वहां की, वेरी इंटरेस्टिंग। सर बर्मा इंडिया का पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने जाने दिया बर्मा को। आई मीन अगर नॉर्थ ईस्ट हमारा पार्ट है तो बर्मा भी होना चाहिए, क्योंकि कल्चर तो एक ही है, राइट। अगर आज आप बुद्धिज्म बोलेंगे उसको, विच इज स्टिल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। सो इट वाज बर्मा डेफिनेटली ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिश राज का हिस्सा था। वहां पे बहुत सारे इंडियंस थे, बर्मीज भी इंडिया में थे। फॉर सम रीजन एज एन एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री बर्मा को अलग कर दिया गया, और आज पूरा फिर उन्होंने काइंड ऑफ एथनिक क्लिंजिंग किया था बर्मा में। बहुत सारे इंडियंस थे वहां पे, सबको भगा दिया। फिर भी काफी सारे इंडियंस है बर्मा में जो बर्मीज भाषा बोलते हैं एटसेट्रा, जो मोस्टली रंगून में रहते हैं। और उधर हिंदूज भी है आई थिंक बर्मा में काफी सारे। तो यह बर्मा होना चाहिए था इंडिया का हिस्सा, बट मे बी इट इज आई थिंक इट इज नॉट गुड फॉर बर्मा, क्योंकि आज बर्मा में मिलिट्री रूल है। एटलीस्ट इंडियन डेमोक्रेसी होती वहां पे अगर बर्मा इंडिया का हिस्सा होता। वही सर, चलो 7वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अगर पार्टीशन नहीं हुई होती, जैसे आई थिंक हमने अभी एक जियोपॉलिटिकल पॉडकास्ट शूट किया, उसमें हमने खान अब्दुल गफर खान की स्टोरी बोली कि वो एक फ्रीडम फाइटर थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। हाँ। और जब पार्टीशन हो गई तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि आपने मुझे भेड़ियों के पास फेंक दिया,
ये वीडियो के हवाले कर दिया है। भेड़ियों के हवाले कर दिया। हाँ। उन्होंने कहा कि आपने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया, यू थ्रोन मी टू द वुल्व्स। Yes. वो पार्टीशन नहीं चाहते थे। नहीं चाहते। और 1946 और 47 में बहुत सारे लोग पार्टीशन नहीं चाहते थे। एवरीवन वांटेड इंडिया एंड पाकिस्तान टू बी वन नेशन। और एक तरह से ब्रिटिश ने एंड में भी डिवाइड एंड रूल करके ही हमें छोड़ दिया कि नहीं, ऐसा बताया कि नहीं, ये एक पीसफुल सेपरेशन होगी आपके खुद के पीस के लिए, टू अवॉइड सिविल वॉर। बट ये एक महा सिविल वॉर हो गई, क्योंकि उसके बाद भी इंडिया और पाकिस्तान के इतने सारे वॉर्स हो गए। ये भी सिविल वॉर ही है, अभी न्यूक्लियर सिविल वॉर का थ्रेट है। वाओ, अगर वो सेपरेशन नहीं हुई होती, पहले तो हम हिस्ट्री का हर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतते और टू बहुत सारे इकोनॉमिक फायदे होते हैं, आई फील, बिकॉज पाकिस्तान भी बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है। इट्स द एंट्री टू द मिडिल ईस्ट। एक जमाने में अफगानिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, बिल्कुल, स्पेशली एंशिएंट जमाने में। महाभारत में एक कैरेक्टर है कौरव्स की माता श्री गांधारी, जो गांधार से थी। गांधार बिकेम कंधार, जो बाद में अफगानिस्तान बन गया। तो आई फील कि पहले सब अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक सब कुछ इंडिया ही था। बट ये सेपरेशन कब हुआ अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक मौर्यन साम्राज्य के टाइम पर सब कुछ इंडिया में था। बर्मा तक नहीं था शायद उस टाइम पे, लेकिन डेफिनेटली गांधार था। पूरा पाकिस्तान जो आज है सब कुछ था। फिर मौर्यन साम्राज्य के बाद गुप्ता साम्राज्य भी आया, जिसमें भी काफी सारा इंडिया फिर से यूनाइट हुआ था। लेकिन बीच बीच में ऐसे साइकिल्स आते रहते हैं जब इंडिया के अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स होते हैं। फिर जब ये जो टर्किक इन्वेजन्स हुए, उसमें फिर अफगानिस्तान जो आज है उसका कल्चरल और एथनिक कैरेक्टर बदलने लगा। फिर भी जब ये जो मुगल आए थे, टर्क्स, अकबर, जब अकबर ने इंडिया का इन्वेजन किया था, तब इंडियंस ने और अफगान्स ने साथ में मिलकर उसको फाइट किया था। तब हमारा राजा था राजा हेमू, जिसकी पूरी आर्मी अफगान थी, और उसने दिल्ली को कैप्चर किया। वहाँ पर उसको एम्परर का कोरोनेशन हुआ उसका, और फिर उसने अकबर से लड़ाई की और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। तो अकबर ने उसका सर काटकर काबुल भेजा, क्योंकि वो काबुल का किंग था बिकॉज उसके सारे सोल्जर्स वहाँ के थे। तो उस टाइम पर भी, अकबर के टाइम पर भी, अफगानिस्तान और इंडिया साथ में ही लड़े थे अगेंस्ट द टर्किक इन्वेडर्स, क्योंकि अफगान और इंडियंस का ब्लड तो एक ही है। रिलीजन बदल गया हो, डजंट मैटर, लेकिन जो अकबर था वो टर्क था, वो सेंट्रल एशिया से आया था। तो इंडियंस और अफगान दोनों उसको फॉरेनर मानते थे और एक दूसरे को सेम मानते थे। बात करें हिस्ट्री की इस वीडियो की, तो हमने जो है अभी तक 7 पॉइंट देखे हैं। अगर उन 7 पॉइंट्स की बात करें तो काफी ज्यादा डिस्कस करने के लिए उसमें है। इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो थी कि मुझे बहुत मजा आ रहा था सुनने का, और वाकई में अभिजीत सर के पास इतना नॉलेज है कि मैं ये हैरान हो रही थी, इतना नॉलेज वो कैसे मतलब अपने पास रख लेते हैं। सीरियसली लास्ट जो उनका पॉडकास्ट था रणवीर सर के साथ, उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट जो हम कहेंगे डायनेस्टीज हैं उनके बारे में बताया था भारत को लेकर। फिर आज के वीडियो में जो उन्होंने एक स्टार्ट लिया और कैसे जो इंडियंस हैं वो डिफरेंट जगहों पर गए, या सबसे पहले जैसे इंडिया में लोग कैसे आए उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एक लगा कि किस तरीके से चीजें होती हैं पास में, हम लोगों ने कभी इस लिहाज से सोचा नहीं होता। मैं अगर हिस्ट्री की बात करूँ ना, जब मैं पढ़ता था तो तब मैं 2 टर्म्स उसमें पढ़ता था, जिसका उस टाइम में मुझे पता नहीं था कि भाई वो क्या होती है, लेकिन आज जो है मुझे वो क्लियर हुई है। सबसे पहले तो मैं इंडो अफ्रीकन, एक ये टर्म मैं पढ़ता था, फिर उसके बाद इंडो यूरोपियन, ये टर्म भी मैं पढ़ता था, और दोनों इसमें डिस्कस की गई हैं। असल में उस टाइम ये पता नहीं था होता कि यार क्या नाम लेते हैं, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उस जमाने में जो है अगर देखें तो पूरी दुनिया वो वाकई वही एक वाला साहब था कि पूरी दुनिया एक घर है, जिसका जहां दिल करता था वो वहां पे माइग्रेट कर जाता था, और उस टाइम ना कोई बॉर्डर होते थे ना कुछ होते थे, तो काफी ज्यादा आपको माइग्रेशंस जो है वो देखने को मिलती थी। अगर हम बात करें, जैसे बीच में बात की गई ऑस्ट्रेलिया की बात की गई, वहां पे माइग्रेशन हुआ, फिर उसके बाद यूरोप अफ्रीका, वहां पर माइग्रेशन जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिला। लेकिन हड़प्पा और जो है मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन के अलावा भी अगर हम बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के डिफरेंट कोनों में हमें जो है और भी बहुत सारी सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, लेकिन हम उसका जिक्र नहीं करते कहीं पर भी। आई थिंक मौसम एक चीज जो बीच में डिस्कस की गई ना, मैं उससे बड़ा अग्री करती हूँ कि देखो इतना ज्यादा रिसर्च किया ही नहीं गया कहीं पर, और जब रिसर्च कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि इतनी हजार साल पुरानी जो
आपको चीजें नजर आती हैं या जगहें नजर आती हैं। मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक ये पार्ट भी रहा इसमें कि जो स्किन को लेकर उन्होंने इलेबोरेट किया इस टॉपिक को, कि अगर यूरोपियन है या फिर यहाँ से है, डिफरेंट रीजन से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनके स्किन के अकॉर्डिंग वेदर का क्या उस पर असर रहता है। तो ये बड़ी मुझे इंफॉर्मेटिव चीजें लगती थी। और उसके साथ में जो डिटेल उन्होंने दी, हम अक्सर बात करते हैं यही कि हर किसी का रास्ता डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये कि सबकी मंजिल सेम है। बट मुझे अब आकर ये लगता है कि ये लाइन काफी नहीं है। अब वो रास्ते कौन कौन से हैं, उन चीजों को भी आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि डिफरेंट लोगों ने किस तरीके से जो है वो, मतलब अभी जैसे कि वीडियो में भी बात की, वैसे मैं वहां पर सोच रही थी कि ना रिवर गंगा का शायद वो नदी को लेकर दानू पे, हाँ, लेकिन वो एक डिफरेंट हम लोगों को एक नाम मिला। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जैसे इंद्रदेव हैं, उनको लेकर जो डिफरेंट हम कहेंगे कि क्रिश्चियनिटी से पहले जैसे कि बताया गया कि किस तरीके से वो उनको लोग जो है, हम यही कहेंगे कि मानते थे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट, हाँ, मतलब एक कल्चर एक डिफरेंट रहता होता था तो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये कि मानते वो उन्हीं तो थे, चाहे नाम डिफरेंट हो जाए या फिर वो करने का तरीका, इबादत करने का तरीका या मानने का तरीका आपका डिफरेंट हो जाए। जैसे वाकई में अब आकर जब हम लोगों ने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं इंडिया की, तो फिर हमें पता चल रहा है कि इंडिया के जो डिफरेंट रीजन हैं वहां पर जो एक ही फेस्टिवल है उसको किस तरीके से डिफरेंट तरीकों से माना जाता है। तो इस लिहाज से अगर वाकई में देखा जाए तो हम लोग ये कह देते हैं कि इंडियन जो कल्चर है या फिर हम सनातन धर्म की बात करते हैं कि वो बहुत पुराना है, मतलब 5-6 हजार साल पहले अगर हम लोग बात करें तो। बट वाकई में मुझे तो लगता है कि शायद वो उससे भी ज्यादा हजारों साल पुराना है। और एक चीज जो मुझे मेरे जहन में आई, और वो ये कि अगर देखा जाए तो इस तरीके से हर कोई सनातन धर्म ही फॉलो कर रहा है, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन से है, डिफरेंट बिलीफ हैं, बट कहीं ना कहीं पर जो चीजें कही जाती हैं वो शुरू वहां से हुई थी। मैं यहाँ पे थोड़ा पीछे से स्टार्ट करना चाहूंगा, जहाँ पे आपने स्किन की बात की ना, तो हम ये चीज देखने को हमें मिलती है अपने यहाँ पे, अगर इंडियन कॉन्टिनेंट की बात करें, सब कॉन्टिनेंट की बात करें, यहाँ पे भी हमें ये चीज देखने को मिलती है कि लाहौर में जो लोग रह रहे हैं उनका स्किन जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाते जाते हैं लोगों का स्किन जो है वो डिफरेंट होता जाता है। वहां के टेम्परेचर के हिसाब से उनका स्किन कलर जो है, उनका स्किन टोन जो है वो आपको डिफरेंट, इवन के क्या नाम लेते हैं, उनका जो एक स्ट्रक्चर है ना वो भी आपको थोड़ा डिफरेंट महसूस होगा। सनरेज जो है वहां पर बहुत करीब से आपको अभी ये चीज मुझे क्यों रियलाइज हुई है वीडियो देखते हुए, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब भी कश्मीर का टूर करके आए हैं, वहां पर जब हमने लोगों को टीवी पर देखते हैं ना, टीवी पर एक बहुत, या आप यूट्यूब चैनल्स पर देखते हैं, आपको एक बहुत डिफरेंट लगता है, लेकिन जब आप लाइव किसी को फेस टू फेस देखते हैं ना, फिर आप उन्हें गौर से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई ये जो है रियल में क्या चीज है। तो तब आपको, मैं मजाक नहीं कर रहा यार, अपने आप पे हंसी आ रही है क्योंकि रियल में मैंने खुद को भी तो देख लिया था, क्या हाल हो गया था मेरी स्किन का। और उसके बाद हम लोग जब जाते हैं नॉर्थ वाली साइड पर जाते हैं, तो मोस्टली लोग जब वापस आते हैं तो उन्हें सनबर्न हुआ होता है, या उन्हें जो है डिफरेंट रैशेस हो जाते हैं, या कुछ और, यानी कि लोगों को डिफरेंट उनके मुताबिक होता है। तो नो डाउट ये चीजें अब आकर समझ लग रही हैं कि डिफरेंट जगहों पर जब लोग रहते हैं तो उनका जो है वो रहना सहना, उनका वहाँ पे स्किन टोन, वहाँ पे पानी का टेस्ट, वो हर चीज डिफरेंट होता है। इवन के पानी की मैं बात करूँ ना, आप एक शहर से जब दूसरे शहर जाते हैं ना, तो पानी का जब आपका टेस्ट चेंज होता है तो आपको उससे भी जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, या तो आपको कब्ज हो जाती है, या आपका जो है पेट खराब हो जाता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि पानी का असर होता है, ऐसे भी मतलब जो जिस इलाके का जिस तरह का पानी होता है उस तरीके से। बट वाकई में आज की वीडियो में मैं कहूंगी कि बहुत सारी चीजें ऐसे जो हम आम रूटीन लाइफ में ऐसे ही बोल देते हैं ना, और उसकी डेप्थ में नहीं जाते। आज हम लोगों को ना वो पॉडकास्ट में वो सारी चीजें इन डेप्थ हम लोगों ने सुनी है कि क्या इसका मतलब हो सकता है। इवन के जानवर तक जो है उसकी आइडेंटिटी है कि वो यहाँ से है, वो किसी और जगह से। मेरे लिए ये चीजें बहुत हैरानकुन थी और इंटरेस्टिंग भी थी एट द सेम टाइम, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इतनी बारीकबीनी से हम लोगों ने चीजों को कभी लिया नहीं, लेकिन जब आप सुनते हो और चीजें देखते हो तो फिर आपका ऑब्जर्व करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, आपका सोचने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता चला जाता है। लेकिन एक और बात यहाँ पर, जैसे कि
उन्होंने इजिप्ट को लेकर बात की, ठीक है, वहां पर भी जो हिंदू हैं वो मतलब दिखने को मिलते हैं। फिर हालांकि हम लोगों को ये लगता था इजिप्ट बहुत पुराना एक कल्चर है। मैं इजिप्ट की सिविलाइजेशन की बात करूँ तो नो डाउट वो बहुत साल पुरानी, यानी कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हम ये चीज बस उस पर ये गैस करते हैं कि यार ये 4000 साल 5000 साल या 6000 साल ये पुरानी, इतनी पुरानी हो सकती है। लेकिन वो स्टार्ट कब हुई, वो बेसिकली सही नंबर कैलकुलेशन वहां से स्टार्ट होती है। और नो डाउट इजिप्ट जो है वो अफ्रीका का ही पार्ट है। तो हाँ, आप अगर देखें तो जब माइग्रेशन हुई तो यहाँ से पूरी दुनिया में लोग गए। नहीं वो बात ठीक है, हाँ। लेकिन देखो तुम ये कह रहे हो कि हमें वो पता नहीं चलता, लेकिन बट नॉट मोर देन सनातन धर्म। सनातन धर्म की बात करें तो उसका तो कोई एविडेंस ही नहीं मिलता ना कि वो कितना पुराना है। तो मैं उस चीज को लेकर बात करती हूँ कि इतनी सारी चीजें जो आजकल के टाइम में मिलती हैं, मुझे थोड़ा सा जो मेरा एक पॉइंट रहता है क्यूरियोसिटी जिसमें रहती है वो ये कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हम लोग अपने सिर्फ एक हम कहेंगे कि अपने मुताबिक सोचकर जो उस टाइम पर हालात हमारे सामने होते हैं हम उसके मुताबिक बता रहे होते हैं कि ऐसा हुआ होगा शायद इस वजह से। जैसे कि रणवीर ने बीच में पूछा कि लोग यहाँ से उठकर क्यों गए वहां पर डिफरेंट कंट्रीज की साइड पर क्यों चले गए, तो उसका अगर देखा जाए तो आई थिंक में एक आंसर था, लाइक एक प्रॉपर अगर कह दें कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा हम लोगों को जवाब मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों का नहीं मिलता। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मिस्ट्री रह जाती हैं इतिहास के पन्नों पर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात मैं थोड़े दिन पहले इनसे भी डिस्कस कर रहा था कि जब हम मुगल्स की एक जो है हिस्ट्री पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग अगर उनकी देखा जाए तो वो एक उज़्बेकिस्तान से उनकी जो है एक हिस्ट्री को जो है वो स्टार्ट किया जाता है। और उससे पहले अगर बात की जाए तो वो त्रिमुर्द और आई थिंक मंगोल जो है उनकी जो है वो एक क्या कहते हैं दोनों का वो मिक्सचर है मुगल्स। तो मुझे ये नहीं समझ लगती कि हम जब ये कहते हैं कि मुगल्स तो हम उन्हें तर्क्स क्यों कहते हैं, उन्हें हम उज़्बेक या मंगोल या त्रिमुर्द क्यों नहीं बोलते। ये जो है मेरे लिए एक बहुत ज्यादा वो थोड़े दिनों से जो है ना वो मेरे लिए एक बहुत मिस्ट्री वाली चीज मेरे लिए बनी हुई है। क्योंकि अगर मैं जब देखता हूँ ना त्रिमुर्द डायनेस्टी की मैं बात करूँ तो जब मैं उसे देखता हूँ तो उसमें जो है नो डाउट जो प्रेजेंट डे तुर्की है उस पे उसका जो है होल्ड दिखाया हुआ है, लेकिन उसका वो इस तरह दिखाया हुआ है कि वहां पर उसकी हुकूमत थी लेकिन बराए नाम। और जो दूसरा सेंट्रल एशिया जहाँ पे उज़्बेकिस्तान है या आजकल के अजरबैजान ये मुल्क है वहाँ पे उसका एक प्रॉपर होल्ड था, एक डायनेस्टी थी। और अगर उसकी बात करें मंगोल्स की तो वो जो है मंगोलिया से उनकी डायनेस्टी स्टार्ट हुई और जो है वो ऐसा वो भी सेंट्रल एशिया में आए। तो मुझे ये चीज़ जो है ना पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। प्लीज आप ये कंफ्यूजन जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर ईमेल भी अगर लंबी चौड़ी कर सकते हैं तो मैं वो भी पढ़ूंगा। और मौजम हम ये भी कर सकते हैं कि तुम ये सेम क्वेश्चन जो है ना वो जो वीडियो है ना मतलब के जो रणवीर सर की वीडियो उसमें भी कमेंट कर पूछ सकते हो कि मतलब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कंफ्यूजन मौजम की भी पूरी वो सही हो जाएगी और हम लोगों को भी पता चलेगा। वैसे मैं अभिजीत सर की बात करूँ तो ये जो है मेरे वन ऑफ द फेवरेट पर्सन मैंने कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद हिस्ट्री के बारे में जानने का और यू नो जियो पॉलिटिक्स पे जो है वो चीजें जानने का, सिर्फ जानने का यानी कि उस पर डिबेट करने का कोई शौक नहीं है, सिर्फ उनके बारे में जानने का बहुत ज्यादा शौक है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे इंसान है कि इनके साथ मैं कभी बोर नहीं होऊंगा। मुझे भी ऐसे, बट पता है ये ऐसे इंसान है जिनको आप बस सुनना चाहोगे। हाँ। ये मतलब ऐसी पर्सनालिटी है। बट उसके बाद एक टॉपिक आया इंडिया और पाकिस्तान को लेकर। इंडिया और पाकिस्तान को लेकर अगर हम आज की बात करें तो नो डाउट मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की एक सोच अब यही रहती है। अगर वो थोड़ा सा हम कहेंगे कि थोड़ा ओपनली होकर इस बात को डिस्कस करें और सोचें तो वाकई में कमेंट सेक्शन में भी हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो फिर जो इम्पोर्टेंस थी ज्योग्राफिकली भी अगर बात करें या अचीवमेंट के लिहाज से भी बात करें तो बहुत सारी चीजें जो सी थी वो आसान हो सकती यार मैं अगर बात करूँ ना जैसे आज की वीडियो मैंने देखी उन्होंने बात की तो मैं एक चीज सोच रहा था वीडियो देखते देखते कि अंग्रेज बहुत चालाक था। वो जब यहाँ से गया है ना वो एक टुकड़े में डिवाइड करके नहीं गया, वो
3-4 टुकड़ों में डिवाइड करके गया है कि क्या नाम लेते हैं, इनकी वो जो एक पुरानी वाली साख है ना वो बरकरार ना रह सके। जैसे अगर हम बात करें इस साइड पर पाकिस्तान छोड़ गया, बीच में इंडिया, बर्मा को अलग कर दिया, बांग्लादेश एक अलग बन गया। तो अगर देखा जाए तो अंग्रेज उस टाइम भी एक प्रॉपर प्लानिंग करके ही डिवाइड करके गया कि ये जो है किसी तरह दोबारा मिक्सअप ना हो सके। वो बात ठीक है, बट पता नहीं क्यों मैं आज के टाइम में भी जब चीजें देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने जो कर दिया वो कर दिया, लेकिन इतने सालों के बाद भी हम लोगों ने चीजें नहीं सीखी। हो सकता है कि मैं अब भी आकर मतलब मैं कोई ये इमोशनल स्टेटमेंट नहीं देती, बट मैं लोगों के जब रवैये ऑब्जर्व करती हूँ कि हम लोग ना, मैं मतलब दोनों साइडों पर देखती हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि एक साइड पर, दोनों साइडों पर ये चीजें देखती हैं कि लोग ना एक दूसरे के साथ भिड़ने में कोई टाइम नहीं लगाते। छोटी सी बात होती है और उसमें लोग जो है वो एक दूसरे के साथ कह दें कि ना बहस चालू हो जाएगी और पता नहीं पुरानी पुरानी कौन कौन सी बातें। हालांकि हाँ, एक मुझे डिफरेंस जो नजर आता है वो ये कि इंडियन के पास नॉलेज बहुत होता है। जो जितने भी इंडियन लोग हैं उनके पास एक अच्छा हिस्ट्री डिबेट करने के लिए उनके पास काफी फैक्ट्स होते हैं। पाकिस्तानियों की मैं अगर बात करूं तो ये सुनी सुनाई बातों पर ही डिबेट चालू कर रहे होते हैं। तो मुझे ये जरूर लगता है कि ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि फैक्ट्स सही जो हैं उन पर डिबेट रहनी चाहिए, बट डिबेट का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमने एक दूसरे को नीचे दिखाना है। डिबेट का पर्पस ये होना चाहिए कि कुछ जानकारी आप जानो, कुछ हमें मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आपका ये वाला एक एटीट्यूड रहेगा ना तो चीजें जो है वो बेहतर होती हैं। बट मैं यहाँ पर लोगों को देखती हूँ, लोगों का पता नहीं कुछ अजीब सा मुझे मसला नजर आता है कि कोई रीजन नहीं है लेकिन एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से नहीं। मैं यहाँ पे बात करूँ ना हिस्ट्री से रिलेटेड, शायद आप जो है वो सिर्फ एक लिमिटेड लोगों को देखती हैं, लेकिन नो डाउट पाकिस्तान में बात करूँ तो बहुत सारे आपको लोग ऐसे भी मिलेंगे जो हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। इवन के भाई बहुत अच्छे तरीके से वो इंडिया पाकिस्तान की जो यानी कि प्री पार्टीशन हिस्ट्री है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, वो जानते हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन भी करते हैं और पूरी चीजें जो है सामने रखते हैं। नो डाउट जैसे पाकिस्तान में जो है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं। इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी जो है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं। लेकिन मैं जहां तक बात करूं पढ़ने की, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं, जो चीजों को जो स्टडी करते हैं और वो एडमिट करते हैं कि हाँ भाई ये उस टाइम पर ऐसी चीजें हुई थी। अगर हम पाकिस्तान में भी देखें, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल आपको ऐसे मिलेंगे जो इस चीज को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम कराची की बात करें तो अगर आप रिसेंटली आपने ही बताया था कि एक जो है वो यूट्यूबर हैं जो गीता का जो है वो कर रहे हैं और वो उसके बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में बताते भी हैं। तो अगर देखें चीजें नॉलेज लेने से हैं और नॉलेज शेयर करने से हैं, बहुत सारे लोग ये चीजें अब आकर करना शुरू हो चुके हैं। देखो मैं यहाँ पर ना इंटेलेक्चुअल्स की बात नहीं करी, पाकिस्तान में भी नो डाउट बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आम लोगों की कि आम लोग कितना नॉलेज लेते हैं या जो वो इंटेलेक्चुअल हैं वो कितना नॉलेज ट्रांसफर करते हैं। अब जहां तक मौसम की बात है, वाकई में बहुत सारी चीजें मैं बोलूंगी कि इस टाइम पर आकर पाकिस्तानियों को पता चल रहा है। जैसे कि हम लोग मतलब पास के कुछ इंसिडेंट्स की बात करें, लाइक 65 की बात करें या 71 की बात करें, तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो हैं वो बहुत टाइम के बाद पाकिस्तानी लोगों को पता चली है। तो मेरा मतलब यहाँ पर कहने का ये था कि अगर लोगों को आप मतलब आप कुछ भी हो, कुछ भी हुआ है, आप उसको एक्सेप्ट करो रादर देन कि आप ऐसे शेल में रहो जो कि बस आपको एक इल्यूजन की तरह हो। तो मुझे लगता है कि चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए, ताकि आप अगर, क्योंकि बाहर हम लोग सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, हमें बाहर की दुनिया के साथ भी इंटरेक्ट करना है। तो हमारे पास कुछ फैक्ट्स होने चाहिए जिन पर हम क्लियर हों और जो वाकई में एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ये बात करना चाहूंगा, जहाँ पे आपने बात की ना, तो आज से अगर हम 10-15 साल पीछे चले जाए तो पाकिस्तान में नो डाउट सोशल मीडिया उस तरह एंटर यानी कि उस तरह एग्जिस्ट नहीं था करता जिस तरह अब करता है। और जहां तक नॉलेज की बात है ना, इंटेलेक्चुअल्स जो है उनकी ट्रांसफर करने की बात है, वो हर बंदे के जो है इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपकी बात करूं, आप आज से अगर 4-5 साल पीछे चले जाएं तो मुझे लगता है कि अगर आपसे कोई बंदा हिस्ट्री की बात करे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर
अब आपसे कोई बात करे तो आपको जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये है कि टाइम टू टाइम आपके इंटरेस्ट पे, दूसरे बंदे के इंटरेस्ट पे, कि वो बंदा कितना नॉलेज अब्सॉर्व करना चाहता है, कितनी चीजें जो है वो अगले बंदे से ग्रैब करना चाहता है। एक बंदा ना, अगर आप उससे उसके इंटरेस्ट के टॉपिक पे बात करेंगे, वो उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देगा और आप उतनी ही ज्यादा चीजों को ऑब्जॉर्व करने की ताकत रखेंगे, क्योंकि आप दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। बाकी मैं वीडियो की बात करूं तो वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत नॉलेजेबल थी, और मेरा जो सवाल था तुर्क्स वाला, उसमें जो है आप मुझे डिटेल में जो है वो जरूर एक नोट लिखिएगा। और यहाँ पर मैं मौसम की बात का जवाब देना चाहती हूँ कि बिल्कुल मौसम की बात ठीक है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, अगला बंदा तभी आपसे बात करेगा और आपको भी सुनने का मजा आएगा। बट मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर कभी कल्चर उस तरीके से नहीं रहा कि चीजें जो हैं वो आप इतने इंटरेस्ट लेकर सुन सकें, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट हमेशा दूसरी चीजों में ज्यादा रहा है। अगर मैं यूथ की भी बात करूं तो उनका इंटरेस्ट ज्यादातर एंटरटेनमेंट में रहा है। मैं अगर अपनी बात करूं, वाकई में आज से 4-5 साल बाद अगर मुझे लगता है कि ये बातें मेरे साथ की जाती तो मैं बोर होती, बट मुझे ये लगता है कि आज अगर मेरा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा हो रहा है, उसकी रीजन है कंपनी जो मतलब मुझे मेरे अराउंड मिलती है। चाहे वो अब मैं वर्चुअली फ्रेंड्स की बात करूं कि यूट्यूब के माध्यम से इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हम लोगों को मिले, जिन्होंने हमसे बात की, ईमेल्स लिखते हैं, डिस्कशंस करते हैं, चाहे हम वीडियोस देखते हैं जो आप हमें सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो मैं अपनी वीडियोस में बहुत मरतबा ये बात बोल चुकी हुई हूँ कि जब कभी भी मुझसे ये पूछा जाता था कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, कहाँ घूमने का, तो मैं हमेशा यही बात करती थी मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, डिफरेंट कल्चर्स जो एंशियंट हिस्ट्री इन शॉर्ट के। मुझे उस टाइम पर वो चीजें एक्सप्रेस नहीं करनी आती थी कि मुझे बेसिकली क्या चीज पसंद है। लेकिन अभी जब मैं देखती हूँ तो मैं रियलाइज करती हूँ कि मैं अपने उसी शौक को अगर देखूं तो मुझे लगता है कि मैं फॉलो अप कर रही हूँ, क्योंकि कड़ी कहीं ना कहीं से बनी, चाहे वो सोशल मीडिया बना, लेकिन ये कि हाँ मुझे अब उस पैशन को फॉलो करने में मजा आ रहा है। एनीवे गाइस, वाकई में वीडियो बहुत मजे की थी और मुझे इतना मजा आ रहा था कि इसको ना मजीद हम लोग और देख सकते थे, बट खैर कल देखेंगे। बाकी आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके लिए क्या चीजें नई थी, आपने क्या नया सीखा आज की वीडियो में, और कुछ डिफरेंट पहलू अगर आप जानते हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।